about Sigmund Freud. It's a very important session for all of you. और आप सभी साथी ये मान के चले हैं कि आपके आने वाले यूपीटी में एक क्वेश्चन पक्का ही इस टॉपिक से आएगा. ओके, तो हमारे बाकी हेडिंग डालें. सिगमंड फ्राइड, कॉन्सेप्ट ऑफ साइको एनालिसिस. मेरा नाम अजय सिंह खर्ब, आप में से कुछ साथी पहले से जानते होंगे. अगर कोई भी साथी आप में से ऐसा है जो मेरा नाम नहीं जानता है या मुझे नहीं जानता, तो साथियों मैं आपको बता दूं कि आपका जो सीडीपी का सेक्शन होगा वो आपके यूपीटी के लिए मैं आपको पढ़ाने का काम करूंगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. ज्योति, स्वाति, दिव्या, ओमपाल. मेरा गला खराब है साथियों, थोड़ा जुकाम भी है साथियों. इसे हम हिंदी में कहेंगे फ्रॉइड का. मेरी आवाज इस तरीके से सुनाई दे रही होगी. ओके, अपराजिता सिंह, बनवारी, गुड इवनिंग साथियों. इसे हम हिंदी में कहेंगे फ्रॉइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत. मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत. देखिए, आपसे ये पूछा जाएगा सिगमंड फ्रॉइड ने सॉरी साइको का मीनिंग क्या बताया. तो साथियों उन्होंने साइको का मीनिंग बताया है माइंड, जिसे हिंदी में कहा जाता है मन. एनालिसिस का मीनिंग होता है किसी चीज को बांटना. ठीक है, अलग अलग हिस्सों में. तो उन्होंने मन का विश्लेषण किया, मन को बांट दिया. सिगमंड फ्रॉइड के बारे में भी आप लोग जान लीजिए वो कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे. तो उन्हें फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहते हैं, जो कि एक वियनीज फिजिशियन थे. साथियों ऑस्ट्रिया का नाम आपने सुना होगा. ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया. ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, और वियना में ही वियना यूनिवर्सिटी है, वियना विश्वविद्यालय. तो वियना यूनिवर्सिटी में ये फिजिशियन हुआ करते थे, चिकित्सक हुआ करते थे. वहां पर दिमागी संबंधी समस्याओं का ये उपचार करते थे. और लोगों की दिमागी संबंधी समस्याओं आदि का उपचार करते समय धीरे धीरे इन्होंने लोगों के मन का अध्ययन किया, और मन का अध्ययन करने के बाद में इन्होंने मन के बारे में बहुत सारी बातें बताई. साथियों ये कहिए कि फ्रॉइड ने जो बातें बताई, उन्होंने इस पूरी दुनिया को एक नई दिशा देने का काम किया. साथियों फ्रॉइड ने जो बातें बताई, इनकी बातों के द्वारा व्यक्ति को समझना काफी हद तक आसान होता चला गया, और इनके बताए गए कॉन्सेप्ट के द्वारा बहुत सारे अनसुलझे जो रहस्य थे वो सुलझ पाए. लेकिन फिर भी आज भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके जवाब मेरे, आपके और बहुत सारे लोगों के पास में नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं. और अब फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट में कितने माइंड के टाइप्स बताए गए? 3 माइंड के टाइप्स बताए गए हैं. तीनों टाइप के नाम आप लोगों की स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, इनको आप लिख लीजिए. जो सबसे पहला आता है कॉन्शियस, इसे हम हिंदी में कहते हैं चेतन. सेकंड नंबर पे आपका आता है सबकॉन्शियस, जिसे आप हिंदी में कहते हैं अर्ध चेतन. और उसके बाद में आता है थर्ड नंबर पे अनकॉन्शियस, जिसे आप हिंदी में कहते हैं अचेतन. अचेतन. साथियों अब आपके पेपर में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो हमारा माइंड है उसके ये 3 हिस्से तो उन्होंने बता दिए, इनके अलावे हमारे माइंड का जो उन्होंने अध्ययन करते समय तुलना की, जो कंपैरिजन किया, वो किसके साथ में किया, या हमारे माइंड को जिसकी तरह बताया वो क्या है? तो उन्होंने हमारे माइंड को बताया आइसबर्ग की तरह. आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, आपको आइसबर्ग नजर भी आ रहा होगा, जिसे आप हिंदी में हिमखंड कहते हैं. रियल में तो मेरे साथियों मैंने देखा नहीं है, आपने भी शायद रियल में नहीं देखा होगा, लेकिन मूवीज में हम सभी ने देखा है. ऐसे एक समुद्र होता है, पानी होता है उसके अंदर, और उसके बीच में बर्फीला पहाड़ होता है ना.
जिससे टाइटैनिक भी टकराया था आइसबर्ग से। जितना हमें वो पानी के ऊपर नजर आ रहा होता है, जरूरी नहीं है वो उतना ही हो, उसका बहुत सारा हिस्सा पानी के नीचे भी होता है। तो इससे एक बात ये क्लियर होती है कि फ्रॉयड ये कहा करते थे कि जो पानी के ऊपर हम लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो उतना ही हो। तो इसी प्रकार से फ्रॉयड ने कहा कि जो हमारा माइंड होता है वो भी उतना ही नहीं होता जितना हमें नजर आता है, ठीक है। जो ऊपर नजर आ रहा है वो उन्होंने बताया कॉन्शियस माइंड, जो पानी के बिल्कुल नीचे है वो उन्होंने बताया अनकॉन्शियस। ओके, तो बड़ा हिस्सा हमारा होता है पानी के नीचे और छोटा हिस्सा होता है हमारा पानी के ऊपर। तो जो पानी के ऊपर नजर आ रहा है वो हमारा कॉन्शियस माइंड, जो आसानी से किसी व्यक्ति का देखा जा सकता है, और जो नहीं देखा जा सकता, जो बिल्कुल नीचे है, वो कॉन्शियस माइंड है। और जो ऊपरी सतह होती है पानी की, जो कि नीचे जुड़ी होती है और ऊपर जुड़ी होती है, वो सब कॉन्शियस कहलाती है। अब जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो 10% होता है सिर्फ। तो फ्रॉयड ने कहा किसी भी व्यक्ति के सिर्फ कॉन्शियस माइंड की स्टडी करके आप उसके बारे में 10% ही पता लगा सकते हैं, और इस 10% में से भी उतना ही जितना वो आपको बताएगा। बाकी जो 90% रह गया उसके लिए आपको सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की स्टडी करनी पड़ेगी। अब तीनों माइंड में क्या डिफरेंस है आप उस बात को ध्यान से समझिए, लेकिन उससे पहले आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए जिससे मैं पूछ रहा हूं। विनती जी, हमारी क्लास की एक स्टूडेंट हैं विनती, आपके स्कूल का नाम क्या था जहां से आपने अपनी 11th और 12th क्लास पढ़ी है? हमारी क्लास की हमारी एक साथी हैं सुहानी। सुहानी, आप मुझे ये बताइए आपके मामा का घर कौन से गांव या शहर में है? चलो, अब जैसे कि हमारी ही क्लास के हमारे साथी हैं जिनका नाम है अलका। तो अलका जी, आप मुझे ये बताइए, मैंने आपकी आज से 10 दिन पहले कौन से टॉपिक पर क्लास ली थी? जवाब सभी की ओर से आना चाहिए। सौरभ जी, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएंगे, आपके नमस्कार को हम स्वीकार करते हैं 2 बार। आपने 2 बार लिखा है। तो आप लोगों ने देखा यहां पर मैंने कमेंट किया, नहीं आपकी स्क्रीन पर लिखा। अब इन बच्चों से जो मैंने क्वेश्चन किए, स्कूल का नाम, मामा का घर, 10 दिन पहले कौन सा टॉपिक पढ़ाया, क्या इन क्वेश्चन को सुनने के बाद आपके माइंड में भी अपना स्कूल, मामा का घर, 10 दिन पहले क्या पढ़ा रहा था मैं, कुछ रिकॉल हुआ? हुआ ना? लेकिन जब तक मैंने इन पॉइंट्स का, इन क्वेश्चंस का जिक्र नहीं किया, किसी के भी माइंड में ये चल रहा था कि मेरे स्कूल का नाम क्या है जहां से मैंने पढ़ाई की थी, मेरे मामा का घर कहाँ है? नहीं चल रहा था ना। अभी मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूं मेरे साथियों, और अभी 4:43 का समय हुआ है, ठीक है। आज रात 10:45 पर क्या आपके माइंड में यही सब चल रहा होगा जो इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं? गारंटी है इस बात की? नहीं है। तो याद रखिएगा, जब जिसके माइंड में जो चल रहा होता है वही उसका कॉन्शियस माइंड होता है। तो कॉन्शियस माइंड का संबंध हमारी थिंकिंग के साथ होता है, हमारे चिंतन के साथ होता है। जिस वक्त जिस किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो भी सोचा जाता है वही उसका कॉन्शियस माइंड होता है। तो भाई जो लर्निंग होती है, जो अभिगम होता है, जो सीखना होता है, वो कॉन्शियस माइंड के द्वारा ही होता है।
बचपन से लेके आज तक जो भी आप लोगों ने सोचा है सब कॉन्शियस माइंड की देन है। किसी चीज पर फोकस करना, ध्यान देना, अटेंशन, कॉन्शियस माइंड का काम होता है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को सभी साथी बहुत अच्छे से। चलिए, तो अब अगले पॉइंट पे आते हैं। मान लीजिए आप अभी क्लास में आने से पहले अपने किचन में गए और ये किचन में आपकी गैस रखी हुई है और गैस पर आप लोग देखिए ये चूल्हा जल रहा है, आपको आग भी निकलती हुई नजर आ रही होगी और इस गैस के ऊपर आप लोगों ने अपना एक पतीला रख दिया है और इस पतीले में आप लोग दूध उबाल रहे थे कि जब अजय सर पढ़ाएंगे तो उस वक्त हम लोग बीच में अपना सिप सिप करके दूध पिएंगे, गरम गरम, सर्दी भी है, और सर जो कहेंगे वो सुनते रहेंगे। आप यहाँ पर खड़े हुए हो गैस के सामने, आपकी नजरें जो हैं वो गैस के ऊपर ही हैं, लेकिन आपके वहां खड़े खड़े आपके देखते देखते ही जो दूध है इस पतीले के अंदर वो ऊपर की ओर आता है और निकल जाता है और दूध जो है बाहर गैस के ऊपर गिर जाता है। देखो गिर गया। पीछे से आपकी मम्मी आती हैं, आपको हल्का सा थप्पड़ मारती है, निकाल दिया दूध। फिर आपका ध्यान जाता है, अरे सच में दूध निकल गया। किस किस के साथ में ऐसा हुआ है कभी भी कि ऐसे दूध निकल गया हो? तो मेरे साथियों इस तरीके से हम बहुत सारे साथियों के साथ होता रहता है। ओके, तो ये सब होता क्यों है? हम खड़े भी वहीं हैं, हमारी आंखें भी वहीं पर हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है। तो सिगमंड फ्रायड ने आप लोगों को कहा कि जब कोई भी व्यक्ति जब कुछ और सोच रहा हो और उसके सामने कुछ और चल रहा हो तो ऐसी गतिविधियां घटती हैं। जैसे क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो कुछ बच्चों का ध्यान क्लास में नहीं होता, क्लास में बैठे हुए हैं, लेकिन उनका ध्यान होता है क्लास से बाहर, और लास्ट में फिर अचानक ये कहते हैं कि पता नहीं सर हमारा माइंड कहीं और चला गया था तो हमें समझ में ही नहीं आया कि आपने क्या पढ़ा दिया। तो सिगमंड फ्रॉइड आपको ये समझाना चाहते हैं, जहां आपका शरीर है जरूरी नहीं है कि आपका कॉन्शियस माइंड भी वहीं पर हो। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जहां आपका शरीर है जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि आप लोगों का कॉन्शियस माइंड भी वहीं पर हो। समझ में आई ना मेरी बात एकदम बढ़िया से? तो जिस वक्त जिस भी व्यक्ति के मन मस्तिष्क बुद्धि में जो कुछ भी चल रहा हो वो उसका क्या होता है? वही उसका होता है कॉन्शियस माइंड। चलिए, अब अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं साथियों। मोर कॉन्शियसनेस मीन्स मोर लर्निंग। लिख लीजिए इस पॉइंट को, मोर कॉन्शियसनेस इक्वल्स टू मोर लर्निंग। ठीक है, जितना ज्यादा आप कॉन्शियस रहेंगे, जितना ज्यादा आप चेतन रहेंगे, उतना ज्यादा आप लर्न कर पाएंगे, उतना ज्यादा आप सीख पाएंगे। ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आज से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 1 महीना पहले, 1 साल पहले, अरे मैं तो कहूंगा 10 साल पहले, आपने जो कुछ भी सीखा था, जो भी आपके जीवन में अनुभव हुए थे, क्या सब आप भूल चुके हो? नहीं भूले हो? सब कुछ है कहाँ? अभी तो आपके माइंड में नहीं चल रहा। जब आप 10th क्लास में पढ़ते थे उस समय पर क्या क्या घटनाएं आपके जीवन में घटी थी? अब कुछ मेन मेन घटनाएं आपको मेरा कहते ही याद आ गई होंगी, पहले आपके माइंड में नहीं थी। तो क्या भूल जाते हो आप सब कुछ जो अभी आज बता रहा हूं?
क्या भूल जाओगे कल तक? नहीं। लेकिन हमेशा अब कल तक आपके माइंड में ये सब बातें तो नहीं चलेंगी। तो कॉन्शियस माइंड क्या करता है, ये हमारी शॉर्ट मेमोरी होती है, ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। और ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी ही फिर हम देखेंगे अनकॉन्शियस माइंड में, अचेतन में हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। अचेतन में हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, अनकॉन्शियस में हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी भी हम इसे कहते हैं। यहाँ हमारा सब कुछ सेव रहता है। जो कभी हम अपने जीवन में अचानक से कुछ कर देते हैं, अचानक से किए गए कार्य, वो सब अनकॉन्शियस माइंड के द्वारा किए जाते हैं। अनकॉन्शियस माइंड से हम थिंकिंग नहीं करते हैं। अगली बात आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ही हमारी दमित इच्छाएं होती हैं। साथियों, कभी भी हमारी सभी इच्छाएं तो पूरी नहीं हो पाती। तो वो इच्छाएं जो हमारी पूरी नहीं हो पाती, ठीक है, अतृप्त इच्छाएं भी हम इन्हें कह देते हैं, अनकंप्लीटेड डिजायर्स। जो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हो सकी, सब अनकॉन्शियस माइंड में रहेंगी। किसी भी व्यक्ति की जो रियलिटी होती है, जो उसकी वास्तविकता होती है, वो उसके अनकॉन्शियस माइंड में होती है। सिर्फ वही जानता है कि उसकी वास्तविकता, उसके जीवन की हकीकत क्या है। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि मेरे माता पिता जानते हैं, कोई कहता है मेरी वाइफ जानती है, कोई कहता है मेरे हस्बैंड जानते हैं, कोई कहता है मेरी भाई जानती है, मेरी बहन जानती है, मेरा दोस्त जानता है, मेरा टीचर जानता है। आपका अनकॉन्शियस माइंड ही जानता है सिर्फ आपकी रियलिटी को, और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है संसार में जो आपकी रियलिटी को जानता हो। नॉट एनी सिंगल पर्सन इन दिस वर्ल्ड हु नोज कंप्लीटली अबाउट यू। आपका कॉन्शियस माइंड क्या करता है, वो झूठ बोलने का काम करता है। आप कहोगे ऐसे कैसे? सोच के झूठ बोला जाता है, और सोचने का काम, चिंतन करने का काम कॉन्शियस माइंड का होता है। अनकॉन्शियस माइंड झूठ नहीं बोलता। कभी आप लोगों के साथ ऐसे हुआ है, जैसे मैं आपका टीचर या कोई और टीचर या आपके माता पिता, कोई भी आपके जीवन में, उन्होंने आपसे कोई प्रश्न किया, कोई बात पूछी, आप ये कहते हो कि पता नहीं क्यों मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, मैं जानता हूं, मैं जानती हूं, लेकिन मेरी जुबान पर नहीं आ पा रहा है। मुझे ये तो पता है आपने जो पूछा है इसका जवाब क्या है, मैंने पढ़ा तो है, ऐसा तो लग रहा है कि मैं जानता हूं या जानती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मेरी जुबान पर नहीं आ रहा। बिल्कुल प्रियंका, आपने एकदम सही पकड़ा। नार्को टेस्ट, वो सच्चाई वाला यही होता है। उस इंसान के अनकॉन्शियस माइंड पे कंट्रोल पा लेते हैं, मोस्टली होता है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो सब कॉन्शियस माइंड की वजह से होती हैं, जहां हमें कुछ पता है और कुछ नहीं पता। एग्जाम्पल याद रख पाओगे? चेतनन लिख दिया भाई मैंने, तो सही कर लो। ठीक है। कभी कभी हाथ ज्यादा चल जाते हैं। जब इंसान नशा करता है तो नशे में होने पर भी सब कॉन्शियस में होता है। जब किसी व्यक्ति के द्वारा नींद ली जा रही होती है, वो सोया होता है, तो सोते वक्त भी वो सब कॉन्शियस में होता है, अर्धचेतन में होता है। ठीक है, चलिए अब अगली बात पे आते हैं। अगली बात निकल कर के आती है, आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, एक पिक्चर आपको नजर आ रही होगी। ये सिर्फ आपको एक समझाने के लिए है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, कि कॉन्शियस माइंड में क्या क्या चीजें आती हैं, अनकॉन्शियस में क्या आता है। अभी बताया ना मैंने, अचानक से जो कार्य हो जाते हैं, ऑटोमेटिक बॉडी फंक्शंस अनकॉन्शियस में, शॉर्ट टर्म मेमोरी कॉन्शियस में, प्लानिंग, सोचना, थिंकिंग करना अनकॉन्शियस में, लॉन्ग टर्म मेमोरी अभी बताया अनकॉन्शियस में। मेरे साथियों, मानव के व्यवहार को लेकर के सिगमंड फ्रॉइड ने इड, ईगो, सुपर ईगो की बात की। इड को हम हिंदी में कहते हैं इदम, ईगो को हम हिंदी में कहते हैं अहम, सुपर ईगो को हम हिंदी में कहते हैं परा अहम। याद रखिए जरा मेरी इस बात को। तो जो आप लोगों की इड है, ये होता है जिद्दी व्यवहार, और इसे पशुवत व्यवहार कहा गया है, पशुओं की तरह व्यवहार करने वाला, बिहेव लाइक एनिमल। ईगो में मैं का भाव ज्यादा होता है, इसे मानवीय व्यवहार कहा गया। पूरी दुनिया में ज्यादातर बिहेवियर हमारा ईगो वाला होता है, ज्यादातर लोगों का। और सुपर ईगो को कहा गया
मेरे साथियों, नैतिक व्यवहार, मॉरल बिहेवियर। नैतिक व्यवहार, मॉरल बिहेवियर इसे कहा गया। याद रख पाओगे ना इस पॉइंट को सभी? चलो, कुछ और पॉइंट है जो मुझे भी आप लोगों को लिखवाने हैं, उन्हें लिखते जाइएगा। एग्जाम्पल दूंगा बहुत जबरदस्त मैं आपको। इड में आता है मेरे साथियों, सिर्फ अपना सोचना। सुपर ईगो में सिर्फ दूसरों का सोचना। और ईगो में आएगा पहले अपना, फिर दूसरों का सोचना। पहले अपना तथा फिर दूसरों का सोचना। याद रखेंगे आप इस पॉइंट को सभी? जैसे कि मेरे पास एक साइकिल है बहुत जबरदस्त, आप लोग दीवाने हो जाओगे उस साइकिल के। ये साइकिल की सीट है। आप लोग मेरे पास आए और आपने कहा, अजय सर अपनी साइकिल दे दीजिए। मैंने कहा क्यों दे दूं? आपने कहा अजय सर हमें मार्केट तक जाना है। मैंने कहा बात ऐसी है, साइकिल मेरी, खरीदी किसने? मैंने। नहीं दूंगा। आपने कहा क्यों, आपको कहीं जाना है? मैंने कहा कहीं नहीं जाना ना, मैं साइकिल पे जाता हूँ, मेरी साइकिल खड़ी हुई है मेरे घर पे, लेकिन मैं नहीं दूंगा। आपको यूज करनी है अपनी, लेके आओ। आपको आपके जीवन में बहुत सारे लोग आज तक ऐसे मिले होंगे, उनके पास कोई चीज है, वो रखी रखी सड़ जाएगी, रखी रखी खराब हो जाएगी, लेकिन कभी भी वो अपने जीवन में जो है अपनी चीज किसी को शेयर नहीं करेंगे, सिर्फ अपना सोचेंगे। इस बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन हमारे बारे में क्या सोचेगा, किसके सामने हमारी कैसी इमेज बनेगी, है ना? इन बातों से उनको कोई लेना देना नहीं होता। ईड उसके ऊपर हावी है। अगले दिन आप फिर से मेरे पास आए, आप अगले दिन फिर से मेरे पास आए तो आपने कहा अजय सर अपनी साइकिल दे दो। मैंने कहा क्यों? आपने कहा हमें मार्केट जाना है। मैंने कहा जी बात ऐसी है, मुझे पहले ग्रेड अप ऑफिस जाना है, और जब मैं ग्रेड अप ऑफिस से आ जाऊं तब आप साइकिल ले जाना। तो मैंने पहले अपना सोचा फिर दूसरों का सोचा, ये क्या है? ये है ईगो। अब भाई फिर से ऐसा हुआ, आप अगले दिन फिर से मेरे पास आते हैं, और अगले दिन फिर से जब आप मेरे पास आते हैं तो आप कहते हैं कि अजय सर आप अपनी साइकिल दे दो। मैंने कहा हाँ ले जाओ। आपने कहा क्यों, आपको कहीं नहीं जाना? मैंने कहा अरे मैं तो पैदल चला जाऊंगा, आप ले जाओ मेरी साइकिल। तो ये क्या है? सुपर ईगो, सिर्फ दूसरों का सोचना, अपना नहीं सोचना। हमारा क्या है? हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाएंगे और चल देंगे। हाँ? समझ में आई ना सभी को यहाँ तक की बात है? बहुत बढ़िया से। चलो तो अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ें। अगला पॉइंट क्या कहता है, देखिएगा जरा। आप लोगों के एग्जाम से पहले कोई आपके पास नोट्स लेने के लिए आया, और आपने ये कहते हुए अपने नोट्स दे दिए, हम तो फिर से बना लेंगे, या हम फिर से सभी लाइव क्लासेस देख लेंगे, हम तो बिना नोट्स के भी काम चला लेंगे, आप ले जाओ, आपके लिए जरूरी है।
अपना नहीं सोचा सामने वाले का। कोई है ऐसा महानुभाव जो ऐसा कर देगा? कोई नहीं करेगा। कोई आपके पास नोट्स लेने के लिए आया, आपने कहा पहले मैं रिवीजन कर लूं फिर आप करना, या मेरी जो है आप ले जाओ नोट्स, मेरी कॉपी रजिस्टर फोटो कॉपी ले जाओ, ओरिजिनल मुझे दे दो, पहले अपना फिर दूसरे का ईगो। आपकी जॉब लग गई, और जब आपकी जॉब लगी तो जॉब लगने के बाद आपने कहा आपके पड़ोसी को, जब वो आपके पास आया नोट्स लेने के लिए, क्यों दूं अपने नोट्स, बनाए मैंने हैं, आंखें फोड़ ली वीडियो देख देख के अजय सर की, तब बने ये नोट्स। आए हो नोट्स दे दो, क्यों दे, बनाओ अपने। आपको जरूरत नहीं है, आपकी जॉब लग गई है, अरे जिसको जरूरत है उसको दे दो। क्यों नहीं दूंगा, कबाड़ी वाले को भेज दूंगा रद्दी के भाव, अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा तब तक रखूंगा संभाल के। अरे तब तक सिलेबस भी बदल जाएगा भाई, बच्चों की मत सोच, दे दे। नहीं देते कुछ लोग, ईड होती है उनके अंदर। मेरे ख्याल से अब आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। आशिया, आप क्वेश्चन जरूर पूछिएगा क्लास के लास्ट में, और मेरे ख्याल से आज के बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे। चलो, तो साथियों इड होना भी गलत है, सिर्फ अपना ही अपना इंसान सोचे। सुपर ईगो भी गलत है, सिर्फ दूसरों का सोचे। ईगो होना सही है। ईगो क्या है कि वो दोनों के बीच में मीडिएशन का काम करती है, दोनों को बैलेंस रखने का काम करती है। ठीक है, चलिए अब हम अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। टाइप्स ऑफ एंजाइटी। साथियों, चिंता के 3 प्रकार होते हैं। सामाजिक चिंता, वास्तविक चिंता, न्यूरोटिक, तंत्रिकागत चिंता। तीनों के एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टाइम आपका दया स्टडी प्लान से आपको पता चल जाता है। साथियों, मान लो मैं अपने हेयर्स को बढ़ाना चाहता हूं कि मेरे शोल्डर तक मेरे हेयर्स हो जाएं, फिर मैं ऐसे उनको संभालूं पीछे तक कभी चोटी बांध लूं आप लोगों की तरह। लेकिन मैं इस वजह से नहीं बढ़ा रहा कि अगर जब कोई पहली बार मुझे देखेगा क्लास में आकर के, तो कहीं वो क्लास से भाग ना जाए कि ये टीचर तो कहीं से भी नहीं लगता। या कभी मेरे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स मुझे देख लें तो कहेंगे ये मास्टर है तुम्हारा। ऐसे मास्टर होते हैं, कैसे इसकी जुल्फें बिखरी हुई हैं, ये नहीं है कोई मास्टर वास्टर। अरे शिक्षक तो बहुत साधारण होते हैं। तो साथियों, अगर मैं इस वजह से ये काम नहीं कर पा रहा, तो ये मेरी कैसी चिंता है? ये मेरी सामाजिक चिंता है, ये मेरी सोशल एंजाइटी है। चलो अब आगे बढ़ें। अच्छा, मैं आपसे ही पूछता हूं, आप लोगों ने कभी ना कभी तो मुझे पहली बार देखा होगा, और पहली बार जब आपने मुझे देखा क्लास लेते हुए, और मेरे बाल सच में मेरे शोल्डर्स तक बढ़े हुए हैं, इतने लंबे मैं अपने हेयर्स रखता हूं, बांध के भी नहीं, एकदम खुले चारों। पहली बार में शान, अनुराधा, आयुषी, आप लोग, ज्योति, जया मुझे देखते, शुभम, तो ज्यादातर के मन में यही आता ये कैसे पढ़ाता होगा, इसके फैशन तो पूरे हो नहीं रहे। लेकिन उन सब चीजों से नॉलेज का और आपके टीचिंग स्टाइल से कोई लेना देना नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थैंक यू शुभम। रियल एंजाइटी। आपकी जॉब लग चुकी है, ओके फरहीन, थैंक यू। आपकी जॉब लग चुकी है, और आपकी जॉब लगने के बाद में, वैसे भी पहली बार देख के वैसे ही लगा था। अच्छा अंशिका जी,
अब रियल एंजाइटी में क्या आएगा, आपकी जॉब लग चुकी है और आप जो है दोपहर के 3 बजे तक अपने घर आ जाते हो। सुबह 8 बजे आपका स्कूल होता है, 7 बजे आप घर से जाते हो, 3 बजे तक घर आ जाते हो। तो जो हमारी क्लास का हमारा साथी है जिसका नाम है शान, तो जो शान है वो घर पे नहीं आया। जॉब लगने के बाद रात के 8 बज चुके हैं, 8 बजे तक साथियों, 8 बजे तक घर पे नहीं आया शान। क्या उनकी मम्मी को चिंता होगी इस बात की मेरा बेटा कहाँ रह गया? पक्का चिंता होगी। क्या उसमें कुछ बनावटीपन है? वास्तविक है। आपके पेपर को लेके जो आपकी चिंता है वास्तविक है। अच्छा, अब जो भी लोग ये सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, रहिए सावधान, इस तरीके से बोलते हैं ना अचानक से, ये देखिए अब आपके सामने पूरी वारदात, वो लोगों के मन में इतना शक पैदा कर देते हैं कि उनकी अपनी जिंदगी के अंदर वैसी घटनाएं हो या ना हो, है ना, लेकिन उनके दिमाग में ऐसा फितूर घुसा देंगे। नहीं दिव्या, मैं नहीं देखता हूं। तो ये न्यूरोटिक एंजाइटी होती है। चलिए, अरे शिवम जी, आपको हार्ट अटैक आ गया तो हमसे कौन पढ़ेगा? हाँ, आप सब मेरे स्टूडेंट्स हो तो मैं हूं, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं भाई, तो अपना ख्याल रखा करो। अब हम यहाँ छोटा सा पार्ट समझेंगे डिफेंस मैकेनिज्म का, रक्षा युक्तियां। साथियों, हमारे जीवन के अंदर जब कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य होता है जो हमें कष्ट देता है, हमें दुख देता है, तो उन सब चीजों से हम खुद को बाहर निकालने के लिए एक टेम्परेरी कुछ जुगाड़ लगाते हैं, कुछ युक्तियां भी ढाते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म उन्हें कहा है सिगमंड फ्रॉइड ने। न्यूरोटिक एंजाइटी वो होती है जिसमें बनावटीपन होता है, आपकी अपनी जिंदगी से उन चीजों का कोई लेना देना नहीं होता। जैसे कि आपकी जॉब लगी, स्कूल में आप सुबह 7 बजे जाते हो, 3 बजे आते हो, और आपकी मम्मी दोपहर में ही 10:30 बजे बैठ करके सोच रही है, अगर मेरा बेटा आज घर पे नहीं आया तो, कोई उसे भगा ले गया तो क्या होगा। लेकिन आज तक वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि समय पे नहीं आया हो। कभी ऐसा हो जाए तो चिंता का होना वास्तविक है। आपके अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो आपकी अपनी सोच, आप खुद ऐसा सोच रहे हो, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। वास्तविक वो है जिसका संबंध आपके साथ है। आपका पेपर। थैंक यू जया। अब बात आती है साथियों की सिगमंड, जो डिफेंस मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? तो जो फादर ऑफ साइको एनालिसिस है ना, सिगमंड फ्रॉइड, इन्होंने ही आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया था डिफेंस मैकेनिज्म का। एग्जाम्पल दूं? ये आपके सामने लिखा हुआ है, परीक्षा में फेल हो जाने पर यह कहना कि शिक्षक ने सही नहीं पढ़ाया था, डिफेंस मैकेनिज्म है। अब ये 7 पॉइंट आपके साथ में डिस्कस करूंगा, आपकी स्क्रीन पर जो नजर आ रहे हैं। पहला पॉइंट आता है रेशनलाइजेशन, जल्दी से देखो इनको, युक्तिकरण, बहाने बनाना। एक छात्र परीक्षा में कम अंक आने पर कहता है कि हॉस्टल का वातावरण पढ़ने में सहयोगी नहीं था। क्यों भाई? पूरे साल तक पढ़े उसी हॉस्टल में रह के, पूरे साल तक उसी हॉस्टल में रह के मौज मस्ती की, और आखिर में क्या कह दिया? हॉस्टल का वातावरण बढ़िया नहीं था। क्यों? जब रिजल्ट आया और नंबर दिखे 40%, तो वातावरण ठीक नहीं था। पूरे साल तक क्या पता नहीं चला था वातावरण का, जो ये 40% देखते ही पता चल गया। तो इंसान क्या करता है, अपनी गलतियों को नहीं स्वीकारेगा कि मैं कहाँ गलत हूं, अपनी असफलता को छिपाने के लिए दूसरे जो उसके एनवायरमेंट के अंदर चीजें हैं उन पे आरोप लगा देगा। अब देखो प्रतिगमन, किसी व्यक्ति से कोई गलती हो गई उसके जीवन में, तो वो पीछे की ओर लौटना शुरू कर देता है। पीछे की ओर लौटने का मतलब कम परिपक्व ढंग से व्यवहार करना, बालक की तरह व्यवहार करता है, अपने आप को बेचारा दिखाएगा, अरे मैं तो बड़ा मासूम हूँ, मुझे तो जैसे पता ही नहीं है, छोटे बच्चों की तरह व्यवहार करने लगा। अच्छा ऐसा भी होता है जी, मुझे तो पता ही नहीं है, हमें तो कोई बताने वाला ही नहीं है जी, क्या करें।
छोटे बालक की तरह एक्ट करना, जरा जरा सी बातों पर आंसू ले आना। और रिग्रेशन में देखा गया है कि लड़कियां इसका ज्यादा इस्तेमाल करती हैं लड़कों के मुकाबले। अब आप ये मत कहना अजय सर ने ये सिर्फ हमें हंसाने के लिए बोला है, ये रियलिटी मैंने आपको कही है। अब बात आती है प्रोजेक्शन की। अब देखो प्रोजेक्शन में क्या होता है, मान लो कोई बच्चा फेल हो गया, उसने एग्जाम दिया, घर वाले डांट रहे हैं। मुझे डांटने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों नहीं डांटे? मिलाओ अभी फोन सुमन बुआ को। आप ही कहते हो ना कि तेरी सुमन बुआ की बेटी कितनी इंटेलिजेंट है, दिन रात पढ़ती है, उसका हो गया पेपर पास। अरे बुआ के घर पे भी मत जाओ, ये हमारे पड़ोसी पिछली गली में रहते हैं, आप ही कहते हो रमेश अंकल का बेटा। मेरे तो 2 ही ट्यूशन थे, वो तो स्कूल से आने के बाद भी 5 ट्यूशन पे जाता है, उसका हो गया पास। तो कमी मुझ में नहीं है, ये तो सभी ऐसे हैं। यानी कि क्या करेगा इंसान, अपनी गलतियों को नहीं स्वीकारेगा, अपनी कमजोरियों को, अपनी कमियों को नहीं स्वीकारेगा, बल्कि अपने ही जैसे जो अन्य लोग हैं उनका उदाहरण देने लगना कि मैं ही ऐसा थोड़ी हूं, और भी लोग ऐसे हैं। अपने आप को बचाने के लिए बस किसी तरह मैं बच जाऊं। अब देखिए ये डिस्प्लेसमेंट, ये बड़ी खतरनाक चीज है। आपके साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि जो आपकी मदर है, मम्मी है, माँ है, उनको गुस्सा आपके पापा पर आ रहा था, पापा को कुछ नहीं कहती हैं, सीधा वो हमला बच्चों के ऊपर हो जाता है, बच्चों की हो गई धुनाई। बच्चे सोचते हैं इतनी बड़ी गलती तो नहीं की थी कि धुनाई हो जाए, पापा का गुस्सा था भाई, आपके ऊपर उतर गया। बहुत बार ऐसा होता है, कोई व्यक्ति है अपने बॉस से नाराज, आपके सामने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। एक व्यक्ति है अपनी ऑफिस में अपने बॉस के ऊपर इसलिए गुस्सा नहीं करता, कहीं उसका बॉस उसे नौकरी से ना निकाल दे, घर पे आके बच्चों पर या पत्नी पर गुस्सा उतार देगा। डिस्प्लेसमेंट हो गया ये तो। अब आप देखो डिनाइल, नकारना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते। कोई किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, उसकी शादी हो गई, उसको उसके फोटो दिखा दिए गए, उसकी शादी हो गई है, फिर भी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं मानता ही नहीं, मैं नहीं मानूंगा ऐसा हो सकता है। किसी ने बहुत मेहनत की, फेल हो गया, मैं नहीं मानूंगा मैं फेल हो सकता हूँ, रिजल्ट गलत है। मृत्यु हो गई किसी प्रियजन की, मानना ही नहीं कि ऐसा हो सकता है। किसी को बीमारी हो गई बहुत भयंकर जानलेवा, मानेगा नहीं मेरे साथ ऐसा हो सकता है। जब इंसान अरुचिकर और कष्टप्रद चीजों को मानने से ही इनकार कर दे, वास्तविकता को स्वीकार ही नहीं करते। अब देखो क्षतिपूर्ति, कंपेंसेशन। कोई बच्चा ऐसा है जिसका मैथ्स वीक है, तो वो मैथ्स पर ध्यान ही देना बंद कर देता है, सीडीपी को अच्छा कर लेगा, हिंदी को अच्छा कर लेगा, इंग्लिश को अच्छा कर लेगा, ईवीएस को अच्छा कर लेगा। वो सोचेगा जब मैथ्स में अगर मैं 3 घंटे पढ़ूंगा तो भी कोई फायदा नहीं होना, 3 घंटे इनको पढ़ के ऐसा कर दूंगा, इनमें 30 आउट ऑफ 30 लेके आऊंगा और बढ़िया स्कोर करके सिलेक्शन ले लूंगा। यानी एक क्षेत्र में असफल होता है तो दूसरे क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर अपने क्षति की पूर्ति कर लेता है। अब आप देखो डे ड्रीमिंग, दिवास्वप्न। ये बड़ी खतरनाक चीज होती है मेरे साथियों। जब व्यक्ति वास्तविक जीवन में अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता तो काल्पनिक दुनिया बनाकर थोड़ा आराम पाता है। किशोरावस्था में व्यक्ति अधिक ऐसा करते हैं, जो चीजें वास्तविक जीवन में नहीं मिल पाई उनको काल्पनिक दुनिया में सोच सोच करके, ठीक है, काल्पनिक दुनिया में सोच सोच के, हाँ बिल्कुल अंजलि, ये गर्ल्स में ज्यादा होती है, सुख पाते हैं। ठीक, सपने में ही सोचकर ऐसा बस। इमेजिनेशन में क्या होता है, इंसान सोचता है लेकिन उसको वास्तविकता में भी करता है। डे ड्रीमिंग में क्या होता है, सिर्फ सोचता रहता है, रियलिटी में नहीं करता। बिल्कुल कैलाश। ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर थिंकिंग, ये सब चीजें खतरनाक होती हैं। आयुषी, आयशी, आपने कुछ पूछा था कि सर कुछ पूछना है, बताइए भाई। अच्छा एक बात बताओ, सभी बातें एग्जाम्पल के साथ में अच्छे से समझ में आती हैं या फिर वैसे ही मैं आऊं, अरे लिख लो, चलो ये 4 पॉइंट लिखो, चलो लिखो 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 लिखो। अरे किताबें भरी पड़ी है मार्केट में, जिस चीज के जितने ज्यादा एग्जाम्पल लोगे वो चीज उतने अच्छे से समझ में आएगी। तो हमेशा एग्जाम्पल के पीछे पढ़ा करो। भूलोगे तो नहीं ना आज की क्लास में जो बताया है? अच्छा टेलीग्राम पे जब आप मेरा नाम सर्च करोगे ना, अजय सिंह खर्ब, और फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी, तो मैं आपको मिल जाऊंगा।
कंपेंसेशन में एक क्षेत्र में आप अच्छा नहीं कर पाते तो उसकी पूर्ति दूसरे क्षेत्र में अच्छा करके वहां से करते हो। ओके, चलो आशिया, आपने कुछ पूछना था। इड ईगो सुपर ईगो को सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है क्या? इड ईगो सुपर ईगो ये आपका सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा ही दिया गया कॉन्सेप्ट है बेटा, व्यवहार के संबंध में। चलिए अब अगली क्लास में मुलाकात करेंगे, तब तक सभी साथी खुश रहो, स्वस्थ रहो। शिक्षा जगत से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।